जय हिंद बच्चों, मैं प्रकाश सैनी मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे, जो वार्षिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है बच्चों। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर और लाइक और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा उसे अवश्य पर प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में आपको वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना, ताकि आपको वीडियो साफ दिखाई दे, आप आसानी से पढ़ सके। तो बच्चों, ये पहला मॉडल पेपर है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और कोई दिक्कत आए तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताना है। चलो तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और इसमें से आपको क्या करना है, पहले उसका उत्तर बताना है, और जो उत्तर है उसमें से आपको क्या करना है, जो आपको मॉडल पेपर दिया गया उसमें ऑप्शन दिए गए, उन ऑप्शन को क्या करना, टिक लगाना, मतलब टिक लगा के बताना कि ये इसका उत्तर होगा। तो देखो इसमें क्या पूछा गया। पहले में पहला पॉइंट क्या, संख्याओं 96 और 404 का मैसे ज्ञात कीजिए। मैसे का मतलब बच्चों जानते हो आप, HCF निकाली, महत्तम समापवर्त्य। क्या लिखा, महत्तम समापवर्त्य निकालना है। तो देखिए यहां से सबसे पहले किसका निकालना आपको, यहां देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस तरह करना है, या तो आप अलग अलग निकालो, 96 का अलग निकालो और 404 का अलग निकाल लो। मैं दोनों का एक साथ लगाना निकालना भी आपको सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले इसमें देखो, जिस संख्या के अंतिम अक्षर दो के पहाड़े का होता है उसमें दो का मतलब, ये देखो 6 दो के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 100% किसका भाग देगा, दो का। तो आप दो का लगाए, 9 में लगाओगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8। फिर बच्चों कितना बच जाएगा, एक, तो एक यहाँ लगा दिए, कितना हो गया 16। तो कितना होगा, 8 दूनी 16। ठीक है, अब दो का लगाओगे इसमें तो 2 दूनी 4 और 8 में लगाओगे 4 दूनी 8। फिर दो का लगाओगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर दो का लगाओगे तो 6 में कितना आएगा, 6 दूनी 12। फिर दो का लगाओगे तो आएगा 3 दूनी 6। और फिर 3 का लगाओगे तो कितना आएगा, 1। ऐसे इसमें लगाओगे, दो का लगाओगे तो 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर दो का लगाओ तो ये आएगा 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब किसका लगाओगे बच्चों, तो यहाँ पे जो 101 आया ना हमारे पास, ये केवल क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो 101 में किसका भाग जाएगा, 101 का ही भाग जाएगा। तो कितने में जाएगा, एक बार। तो यहां से देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे 96 है, इसका गुणनखंड कितना, 1 2 3 4 5। तो दो कितनी पर है, 5 पर, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर एक कितना, 3। ऐसे आपको 404 का देखना है। ये कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 101। अब आपको देखो मैसे निकालना है। तो मैसे निकालने के लिए आपको सबसे पहले, मैसे का मतलब होता है HCF, महत्तम समापवर्त्य में कॉमन संख्या। आपको वो कॉमन संख्या लेनी जो दोनों में होनी चाहिए। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, उठा लो। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसे भी ले लो। बाकी देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी नहीं है। इन दोनों में अगर कॉमन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो यहां से देखो 2 दूनी कितना हो गया, 4। आप देख लो आपका ऑप्शन कौन सा है, तो इसमें आएगा द। कौन सा आएगा बच्चों, द। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका देखो नॉर्मल तरीका, आपको दोनों को अलग अलग कर लेना है। अलग अलग करने के बाद आपको देखना है कि इन दोनों में से कॉमन कौन सी संख्या, वही आपका क्या रहेगा, HCF होगा। बाकी इसका एक और तरीका है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, आपको नॉर्मल यही तरीका, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका दूसरा करते हैं हम। देखिए बच्चों, अगला इसका इसका दूसरा पॉइंट देखिए, पहले क्वेश्चन का ये वाला भी ऑप्शन वाला है, तो ध्यान से समझना है। तो क्या कहा गया है आपको, देखिए यदि बहुपद px x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक a और b हो तो आपको ab का मान बताना है। तो आपको ab का, जैसे बच्चों मैंने आपको एक बताया था पिछले वीडियो में, आपको जैसे प्रश्न शुरू की थी, जैसे हमारा द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, अल्फा और क्या होता है, बीटा। तो इसने ऐसे ही बोला है, बीटा है। देखो इसने बोला कि ये द्विघात समीकरण आपके पास, इसके शून्य क्या, ए और बी है, तो आपको क्या ए बी का मान ज्ञात करना। अब इसका मैंने आपको बताया था, तो सत्यता की जांच करते, तो आपको मैंने बताया था कि सत्यता की जांच के लिए क्या लिखते हैं हम, आपको बताएगा शून्य को का योगफल बराबर, मैंने आपको बताया था माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक्स स्क्वायर मतलब शून्य का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक देखो इसमें कौन सा है, बी। तो यहां से आएगा माइनस के बी, क्योंकि माइनस, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या, ए, क्योंकि यहां पे निशान किसका है, सॉरी ए, निशान किसका यहाँ पे, माइनस का, तो यहां माइनस आ गया। अब ऐसे मैंने आपको एक बताया था, शून्य
का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, तो वो मैंने आपको क्या बताया था, यहां पे अचर पद बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक, आपको याद होगा। ठीक है, अब देखो शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा बराबर अचर पद, देखो कौन सा हमारे पास, ये राशि, और अक्ष का गुणांक क्या है हमारे पास, ए, तो ये आ गया ए, तो ये है। अब आप देखो, अब मैंने ये क्यों बताया आपको कि इसने क्या पूछा गया, इसकी शून्य क्या है, मान लो ये अल्फा बीटा है, मान लेते क्या अल्फा बीटा है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा और बीटा, तो आपको अल्फा और बीटा का क्या गुणन पूछा गया है, तो अल्फा बीटा का गुणन कौन सा है, ये वाला, तो इसी का उत्तर पूछा गया आपको। तो देखो इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि आएगा कैसे। तो आपने ले लिया होगा, तो अब देखिए जरा यहां पे, तो मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां से देखिए अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए, देखो अल्फा बीटा तो कौन आपका ए बी हो गया क्या, देखो ये अल्फा बीटा तो ये हो गया। अब सी कौन आपका, सी वाला कौन पद है, ये वाला, तो ये कितना होगा माइनस के 15, ए का पद कौन सा है, ये वाला, इसके गुणांक में क्या है 1, तो देखो 15 में एक का भाग लगा तो कितना आएगा आपके पास, 15 आएगा, जो क्या है -15, तो ये आपका उत्तर है, देख लो कौन सा ऑप्शन है बाय, तो ये आपका उत्तर आएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका तीसरा पॉइंट करते हैं, चलो बच्चों आगे देखिए, तीसरा पार्ट इसका क्या पूछा गया है, 2 3 4 5 6 का औसत माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, औसत माध्य, तो औसत माध्य क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा ना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कि जितनी राशियां उनका योग करो और जितनी राशियां हैं उनका भाग लगा दो, तो सेम ऐसे ही है। तो आपको जब भी माध्य निकालना है, क्या औसत माध्य निकालना है, क्या निकालना, औसत माध्य, तो याद रखना बच्चों, जब भी आपको ऐसा निकालना तो इन सभी का जोड़ कर दो, इन सभी का क्या कर देंगे हम, योग कर देंगे, जैसे 2 + 3 + 4 + 5 + 6, अब ये जितनी भी संख्याएं हैं उनका क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो किसका भाग लगा देंगे, 5 का, तो जोड़ो इन्हें, 6 और 4 10, 10 और 5 15, और कितना होगा 20, अब 20 में 5 का भाग है तो कितना आ गया, 4 5 20, तो आपके पास उत्तर कितना आ गया 4, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला, तो आपके पास कौन सा आएगा, सेट, तो बिल्कुल आसान है, बस एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान है। जो ऑप्शन में आपके कम से कम 6 क्वेश्चन तो आएंगे ऑप्शन वाले, बाकी के आपके जो निकाल के हल करके बताना पड़ेगा, इनमें तो बस इतना ही देना, आपको ऑप्शन में टिक लगाना कौन सा उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं इसका। देखिए बच्चों अगला देखिए, इसका चौथा, यदि 2x + y = 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाला युग्म होगा। आपको ये युग्म दे रखा है, इनमें से आपको बताना कि इस समीकरण को संतुष्ट कौन सा युग्म करता है, मतलब इनमें से कौन सा बिंदु इनको क्या करता है, संतुष्ट करता है, आपको ये बताना है। तो ये तो बिल्कुल आसान है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन से संतुष्ट करना, तो ये मानो क्वेश्चन एकदम 0 लेवल का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे, अब जैसे मानो आपको समीकरण दिया गया है ये वाला, आपसे पूछा गया कि इसको संतुष्ट कौन करता है, y = 6, ठीक है। अब देखो यहां से मैं पहले लेके देखता हूं, जैसे मान लो ये वाला लेता हूं मैं, 1 और 2, इसमें देखो इस 1 का मतलब पहला अक्ष का मान कितना 1, और y का मान यहाँ पे कितना है 2, अक्ष का मान कितना, देखो ये पहला अक्ष का मान होता है, ये y का मान होता है, तो यहाँ पे रख के देखिए समीकरण में 2 × 1 + 2 = 6, तो क्या हुआ, 2 को 1 से गुणा करो, 3 + 2 = 6, तो ये कितना आ गया, 5 = 6, क्या 5 बराबर दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो संतुष्ट नहीं करता इसे। तो अगला देखिए दूसरा, अगर हम कौन सा लेके चलते हैं, 2 1, ये वाला, यहाँ पे आपके पास अक्ष का मान कितना है 2, y का मान कितना है 1, तो रखिए यहाँ पे, तो यहाँ रखोगे क्या आएगा, 2 × 2 + 1 = 6, ये मैं y लिख देता हूँ, सही से आपको ऐसा लग रहा होगा y, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 + 1 = 6, तो ये फिर से क्या है 5 = 6, फिर ये भी संतुष्ट नहीं कर पाए इसे। तो अगला बार हम तीसरा देखेंगे, तो इसका मतलब 2 और 2, तो यहाँ पे आपके पास अक्ष का मान कितना है 2, और y का मान भी कितना है 2, तो ये रख के देखिए, तो यहाँ से रखोगे तो कितना आएगा, 2 × 2 + 2 = 6, तो यहाँ से आएगा 2 दूनी 4 + 2 = 6, ये आ गया 6 = 6, तो इसका मतलब ये वाला समीकरण को संतुष्ट कर दिया। संतुष्ट का मतलब होता है कि जो दोनों साइड है ना, LHS = RHS होनी चाहिए, बोलते हैं ना LHS = RHS, ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, तो भी समीकरण क्या होगा, संतुष्ट होगा। तो देखो दोनों साइड बराबर आ गई, इसका मतलब इस बिंदु से क्या हो गया, संतुष्ट, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, से।
कौन सा ऑप्शन होगा? से। तो ये आपका उत्तर था। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अगला देखिए, इसका 5वां पार्ट क्या दिया गया कि आपको क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़ना है। यदि एपी का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 हो तो एपी होगी। आपको एपी बतानी है। आपको क्या दिया गया? प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब आप जानते हो क्या होता है? प्रथम पद ए। ए का मान आपको दिया गया 6 और दूसरी बात आपको दिया गया सार्वंतर। क्या दिया गया है? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का मतलब डी। डी का मान आपको दिया गया 3। अब एपी प्राप्त करने के लिए आप अच्छे से जानते हो बच्चों, हम क्या करते हैं? प्रथम पद और सार्व अंतर का योग करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एपी प्राप्त होती है। जैसे मान लो एपी आपको दी गई है, एक नॉर्मल में एपी बताता हूं आपको, जैसे क्या होती है? A1, A2, A3, A4, ये एपी होती है हमारी। अब देखो इसी का मतलब जो हमारा पहला पद होता है वो क्या था? ए होता है। और जैसे हम डी निकालते हैं तो डी निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है? दूसरे पद में से क्या कम करते हैं? हम पहला पद कम करते हैं, तभी तो हमारे पास सारा अंतर आता है। इसका मतलब यहां से भी क्या निकालना है? एपी निकालनी है। इसका मतलब आपको सबसे पहले A1 देखना। A1, A1 का मतलब क्या होता है? ए। और ए का मान आपके पास कितना है? 3। आपके पास जैसे अब की बार A2 निकालना है। A2 का मतलब क्या होता है? A2 बराबर A प्लस डी, क्योंकि दूसरा पद किससे? एपी किससे मिलकर बने होते? डी से। इसका मतलब ए प्लस डी हो गया। तो ए का मान आपके पास कितना है? सॉरी, ए का मान यहाँ 6 है। ए का मान आपके पास कितना? 6। डी का मान कितना है? 3। तो आपके पास कितना आएगा? 9। ऐसे आपके पास A3 निकालोगे आप तो कितना आएगा? ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी आएगा क्योंकि इसमें फिर एक डी जुड़ जाएगा, इसका मतलब 2 डी हो गया। क्या यहां से रखिए 6 प्लस, अब देखो 2 गुणा 3, तो ये कितना हो गया? 6 प्लस 6, तो कितना हो गया? 12। अब आगे एपी ऐसी चलती जाएगी। तो यहां से आप देख लीजिए आपकी एपी क्या आई है? 6, 9, 12। अब देख लो कौन सी है, आपको दिखाई दे रही होगी। 6, 9, 12, तो ये वाली होगी। आगे और निकालोगे ना एक A4, तो आपके पास कौन सा आ जाएगा? 15 भी आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? पहला ए। तो ये आपका उत्तर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले वाला करते हैं। अगला देखिए बच्चों 6, इसका पहले का छठा पार्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है? आपको ये बता रहा है कि कौन सी इसमें समरूपता का नियम नहीं है जो हम यूज नहीं करते हैं। तो यहां से देखिए समरूपता की बच्चों 3 कसौटी होती है। एक तो कौन सी होती है? देखो यहां से कोण कोण कोण, कौन सी होती है? कोण 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 समरूपता कसौटी। दूसरी हमारे पास होती है भुजा 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 कसौटी। तीसरी हमारे पास होती है भुजा कोण भुजा। कौन सी? एक तो कोण कोण होती है, भुजा 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 होती है, और एक को कौन सी होती है? भुजा कोण भुजा। ये 3 ही कसौटियां होती है। इसमें देखो चौथी कौन सी कसौटी आ रही है आपके पास? देखो ये पहली कौन कौन है? भुजा कोण भुजा है, भुजा 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 है। ये देखो यहाँ पे कौन सी आ गई? कोण भुजा भुजा। तो बच्चों ये कसौटी नहीं होती है। तो यही आपका उत्तर होगा कि ये समरूप त्रिभुजों की कसौटियां नहीं होती है। बाकी ये तीनों क्या है? समरूप त्रिभुज की क्या है? कसौटियां है। तो आप यही आपका उत्तर होगा। तो बिल्कुल आसान था। आपको तो ये बताना इसमें कौन सी कसौटी जो समरूपता की नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा? द। तो यही आपका उत्तर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए बच्चों, अब की बार क्या दिया गया? आपको दिया गया बिंदु ए 4, 0 तथा बिंदु बी तथा बी 0, 4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु याद कीजिए। आपको 2 बिंदु दिए गए, इनका मैं क्या निकाला? मध्य बिंदु। जैसे समझिए ये वाली एक रेखा है, इस पे कोई बिंदु ए है और इस पे बी है। तो क्या है? एक तो 4, 0 है, दूसरा हमारे पास क्या है? 0, 4। इन दोनों का मध्य बिंदु बताना। जैसे कोई मध्य बिंदु यहाँ हो गया पी, आपको बताना यहाँ एक्स और वाई, जो मध्य बिंदु है वो क्या है? एक्स वाई। इसके निर्देशांक मतलब ये बिंदु बताने आपको, ये वाले कि ये क्या है। अब सबसे पहले तो आपको मध्य बिंदु का सूत्र पता होना चाहिए बच्चों। मध्य बिंदु सूत्र तो आप जानते होंगे क्या होता है? एक्स वाई बराबर, देखना कौन सा होता है, आपको याद आ जाएगा। लिखते हैं x1 प्लस x2 बटे में 2। ठीक है, इधर क्या आ गया? y1 प्लस y2 बटे में 2। तो ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। ये वाला इसमें लगाइए। तो ये वाला कौन होता है? x1 y1, ये होता है x2 y2। तो यहां से देख लीजिए, इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है तो वो जल्दबाजी में देखो मैं ऑप्शन भी लिख दूंगा, आपको बता दूंगा। पहले इसको हल कर लेते हैं। यहां से जैसे x निकालेंगे तो x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2। x1 का मान कितना आपके पास? 4। x2 का मान कितना आपके पास? 0 बटे में 2। 4 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 4, और भाग लगेगा 2 दूनी 4, तो 2। इसे आप क्या निकालना? y का। तो y का निकाले तो क्या होगा? y1 प्लस y2 बटे में 2। y1 का मान आपके पास कितना है? 0। y2 का मान यहाँ पे देखो कितना है? 4 बटे में 2। तो यहाँ से आएगा 4 में 0 जोड़ो 4 बटे 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ y का मान भी कितना आ गया? 4। देखो ऑप्शन आपके पास है
ऑप्शन है ए 02, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास है 20, ऑप्शन सी आपके पास है 22 और ऑप्शन डी आपके पास है -2 तो देख लो आपके पास x का मान भी कितना है 2 और y का मान भी 2 है, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन होगा से। तो यही आपका उत्तर है। तो मध्य बिंदु का आपको सूत्र याद रखना है, ये क्या कि आपको हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे वाला करते हैं। चलो बच्चों अगला देखिए, आपको क्या दिया गया, एक दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण तथा कोस ए बराबर 3/5 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका पूछा गया, आपको साइन ए का मान पूछा गया है। तो देखिए बिल्कुल ये आसान है साइन ए का। तो सबसे पहले आप देखो, मैं एक त्रिभुज के माध्यम से आपको बता देता हूं। ऐसे ये वाला एक त्रिभुज है, ठीक है। इसने बोला है कि इसका कोण क्या है बी, तो हम मान लेते कोण बी ये हो गया, ये क्या है समकोण है, तो ये ए बी सी। तो यहां से देखिए सबसे पहले तो आप बच्चों यहां से देखिए कोस ए बराबर 3/5। कोस ए क्या होता है लाल बटे कक्कर में, तो क्या होता है आधार बटे करण। तो देखो इस 90 डिग्री के जेड सामने वाला कौन होता है करण, तो आपका करण कितना है 5। ये 90 डिग्री वाला जिसके ऊपर बना होता है ना जिसपे, वो क्या था आधार, तो आधार कितना आपका 3। आपसे पूछा गया है लंब बताना, आपको क्या बताना है लंब। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे, तभी हम क्या बताएंगे साइन का मान बता पाएंगे। तो साइन बराबर आप जानते हो क्या होता है लंब बटा करण। तो आपको लंब का मान चाहिए, तो यहां से आप जानते हो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यही एक समकोण त्रिभुज का, इसी पर समकोण त्रिभुज आधारित होता है। तो ये हो गया करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो करण कितना आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब तो आपको निकालना है लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ 5 का स्क्वायर होता है 25, लंब अपने स्थान पे स्क्वायर रहेगा, 9 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 को इधर भेजिए, तो यह क्या आएगा लंब स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, तो कितना बचेगा लंब स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो यहां से देखो बच्चों, यहां से हम बाहर निकालें लंब का, देखो स्क्वायर उधर जाएगा तो किसमें जाएगा रूट में, तो लंब या फिर आप लंब स्क्वायर बराबर 16 किसका वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग होता है बच्चों, किसका वर्ग होता है 4 का। तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो एल बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर लिख दो। तो एल का मान आपके पास कितना आ गया 4। तो अब साइन का पूछा गया ना आपसे, किसका साइन का, तो यहां देखो लंब कितना आपके पास 4, करण कितना आपके पास 5, तो देख लो आपको उत्तर कौन सा 4/5। तो ये आपका उत्तर कौन सा होगा ब। तो यही आपका उत्तर है। तो बिल्कुल आसान है, आपको पाइथागोरस प्रमेय से यहां से मान निकाल लेना है। तो यही आपका लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन देखो ये 1 नंबर में 2 नंबर का लगभग क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन आपको 1 नंबर में पूछ रखा है। देखो क्या क्या कह रखा है क्वेश्चन में, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो ये वाला एक डायग्राम हमारे पास, ये तो होगी मीनार, देखो ये तो होगी मीनार और ये इसकी क्या होगी छाया होगी छाया। अब इसे जैसे सूर्य है तो सूर्य को ऊपर की तरफ देखोगे ना आप, देखो नीचे से ऊपर की तरफ तो सूर्य को देखोगे इस समय, तो यहां से ये कौन सा हो गया, अब यहाँ पे कोई है तो यहां से खड़े हो गए तो ऊपर सूर्य को देखोगे, तो ये आपको कितना दे रखा है, ये कौन पूछा आपको, ये थीटा का मान बताइए कितना होगा, और ये वाला मैं नाम देता हूं ए बी सी। अब ये तो है मीनार, इसने बोला कि मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है। जैसे मान लेता हूं मीनार की छाया x है, x मीटर है, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी x मीटर होगी, क्योंकि x मीटर होगी, क्योंकि दोनों की जो मीनार की छाया और इसकी ऊंचाई दोनों क्या है बराबर है। बराबर का मतलब जैसे मान लो x बराबर x, एक ही x है तो दूसरे की क्या रहेगी x रहेगी, तो अगर छाया x है तो मीनार भी कितनी रहेगी x रहेगी। तो अब देख लो, अब देखो ये वाला कौन होता है, ये तो 90 डिग्री, इसके सामने वाला करण हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये वाला करण, लंब बटे आधार। देखो लंब बटे आधार किसका होता है, तो आप जानते हो tan का होता है। तो यहां से आप क्या लिखोगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब tan थीटा का तो आपको मान निकालना है, tan थीटा, इसमें देखो आधार लंब कितना आपके पास x और आधार भी कितना x, तो x को x से काटोगे तो कितने बच जाएगा 1 बार, तो यहां से आएगा आपके पास tan थीटा बराबर कितना बच गया 1, और tan में 1 का मान किसका होता है, तो tan 45 का मान होता है। तो यहां से tan थीटा बराबर क्या आएगा tan 45 डिग्री, तो tan से tan कट गया तो थीटा बराबर आपके पास कितना आ गया 45 डिग्री। तो आपका ऑप्शन देख लिया कौन सा है ये वाला, तो ये क्या रहेगा 45। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें सोल्व लीजिए, फिर अगला करते हैं।
देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह बताइए। आपको एक वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, इसका वर्ग चिन्ह बताना। वर्ग चिन्ह का मतलब आप जानते हो, जैसे आप माध्य बहुलक निकालते हो उसमें जो बच्चों आप क्या निकालते हो, अक्स का मान निकालते हो। तो अक्स का मान कैसे निकालते हो आप, जो अक्साई निकालते हो ना आप इसमें अक्साई, तो वो कैसे निकालते हो, आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों का वर्ग अंतराल को दोनों को क्या करते हो आप जोड़ते हो और उसमें किसका भाग लगा देते हो, 2 का। तो वो क्या होता है हमारा वर्ग चिन्ह। तो 10 और 25 कितना होगा 35, और 35 में 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास कितना आएगा 17.5। तो आपका जो वर्ग चिन्ह आएगा वो कितना आएगा 17.5। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है से। तो ये आपका उत्तर होगा। अब याद रखना कि वर्ग चिन्ह आपको कई बार बताया नहीं जाता कि वर्ग चिन्ह, जैसे स्कूलों में बताया नहीं जाता कि वर्ग चिन्ह होता क्या। ये जो अक्साई का मान होता है ये हमारा होता है वर्ग चिन्ह, याद रखना। तो ये वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, दोनों वर्ग अंतराल को जोड़िए। ये कौन सी होती है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। ये होती है निम्न सीमा और ये होती है उच्च सीमा। उच्च सीमा का योग और उसमें किसका भाग लगा दे, 2 का भाग, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, वर्ग चिन्ह प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है। आपको ये बताना कि वो लंबवत होती है, समांतर होती है, प्रतिच्छेदी होती है या छेदक होती है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं एक वृत्त बनाता हूं, ये वाला एक वृत्त है, ठीक है, और ये वाला देखो इस वृत्त का केंद्र, मैं ये खींच देता हूं, ये हो गया इस वृत्त का व्यास। ठीक है, व्यास हो गया। इस व्यास के सिरों से, तो व्यास का सिरा ये है, इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई ये वाली, और इसके सिरे से खींची गई एक स्पर्श रेखा ये वाली। तो जब भी देखो ये मैं दे देता हूं एल होगी और ये वाली एम होगी। तो देखो किसी व्यास मतलब किसी वृत्त के व्यास से, किसी वृत्त के व्यास से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है बच्चों, समांतर होती है। क्या होती है, समांतर, मतलब एल समांतर है किसके, एम के। तो हमेशा याद रखना किसी व्यास मतलब किसी वृत्त के व्यास से खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम से बता दिया, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ब। यही आपका उत्तर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, देखना। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास सॉरी बच्चों, अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है, आपको बताना है। सबसे पहले देखो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सॉरी साइड में जा रही है लाइन, ये घन हो गया। ठीक है, अब ये घन है ना, देखो ये सही से नहीं बना है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आपको समझाना है कि ये होता कैसे। ये घन होगी और ये घन की भुजा कितनी आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई, 7 सेंटीमीटर। अब इस घन की भुजा पे क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो देखो जैसे अर्धगोला इस तरह रखा हुआ है, ये वाला हो गया इस तरह अर्धगोला रखा हुआ है। तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, याद रखना बच्चों, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे किसी भी आकृति का, तो जैसे याद रखना उस आकृति का जो क्या रहेगी, उस आकृति की जितनी लंबाई रहेगी वो उस अर्धगोले का क्या होगा, व्यास होगा अधिकतम। उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। अगर आपने इस अर्धगोले को बढ़ा दिया तो क्या ये अर्धगोले की व्यास रहेगा, ये इसको अंदर में ले लेगा, और जिस आकृति के अंदर में ले ले तो इसका व्यास रहेगा नहीं। तो याद रखना इस आकृति की जितनी जो हमारी भुजा है, इस घन की जितनी भुजा है, इससे अधिक इस अर्धगोले का क्या नहीं हो सकता, व्यास नहीं हो सकता। अगर इससे अधिक हो गया तो याद रखना, अगर इससे जब मान लो गोला थोड़ा बड़ा होता तो ये क्या करता है, इस घन को अपने अंदर समा लेता। यदि ये घन बड़ा होता और ये गोला छोटा होता तो क्या ये इसके अंदर आ जाता ना आसानी से। इसका मतलब याद रखना जो भी आकृति दे रखी है उसकी अधिकतम, इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। इससे ज्यादा जितनी घन की भुजा रहेगी उतना इसका क्या रहेगा, व्यास। तो यही आपका क्या है, उत्तर है। तो इसके शॉर्ट ले लीजिए, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है। एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान क्या होता है। आपको बताना कि एक वृत्त के अंदर चतुर्थांश बने हुए हैं, उनके प्रत्येक का मान मतलब कितने डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए जैसे एक वृत्त बना हुआ है, ये वाला एक वृत्त हो गया और इस वृत्त का केंद्र हो गया। इस वृत्त में देखो एक वृत्त में कितने चतुर्थांश होते हैं बच्चों, तो याद रखना 4 होते हैं। अब देखो ये भी वृत्त का क्या व्यास है, ये भी व्यास है। जब 2 व्यास क्रॉस करते हैं तो कितने चतुर्थांश बनते हैं, 4। तो इन सभी चारों चतुर्थांशों का मान होता है 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री,
इसका भी 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री। मैंने ऐसा क्यों कहा कि दोनों व्यास एक दूसरे का क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, और लंब समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब वहां कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो एक वर्त में चतुर्थांशों में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, द। तो यही आपका उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, एक पासे को उछालने जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बताना। एक पासे को उछाला जाता है तो आपको यह बताना है कि 6 से बड़े अंक आने की प्रायिकता क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखना बच्चों, पासे पे अंक कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6 अंक कितने होते हैं, एक पासे पे 6 होते हैं। तो इसका मतलब 7 आने की तो संभावना नहीं है, क्योंकि 7 तो आएगा नहीं, क्योंकि अंक कितने होते हैं, 6। इसका मतलब याद रखना 6 से बड़े, मतलब एक पासे में 6 अंक, मतलब क्या, 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होती है, याद रखना मतलब 0 होती है, क्योंकि 6 से बड़ा कोई अंक नहीं होता पासे पे, तो प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा आएगा, ए, क्योंकि पासे पे केवल अंक कितने होते हैं, 6। तो 7 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब 6 से बड़े अंक हो ही नहीं, होंगे नहीं, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इस पहला क्वेश्चन का ये अंतिम पार्ट है। देखिए, एक समांतर श्रेणी दे रखी -3 -1 बटा 2 का 11वां पद क्या होगा, आपको बताना इसका 11वां पद क्या होगा। तो इसका मतलब देखिए, सबसे पहले आपको यहां देखो 11वां पद दे रखा है, इसका मतलब आपको दे रहा है A11, मतलब 11वां पद बताना आपको कौन सा है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। आपको देखो यहां से प्रथम पद कितना दे रखा है, A का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, -3। B का मान निकालोगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो -1 बटा 2 माइनस, ये -3 है तो इसको कोष्टक में ले लेंगे, इधर से क्या आएगा, -1 बटा 2 माइनस माइनस हो जाएगा +3। यहाँ से बच्चों एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2। अब 2 में 2 का 12 तो कितनी बच जाएगा, 1 बड़ा, और 1 को 1 से गुणा करोगे तो -1, क्योंकि -1 है, प्लस 1 का भाग 2 में लगाओगे तो 2 बढ़ जाएगा, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, तो प्लस का -1 प्लस का 6 तो कितना आएगा, 5/2। तो डी का मान कितना आ गया, 5/2। अब आसानी से निकाल सकते हो, क्या लिखोगे, एपी का एनवा पद क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो आपके पास कौन सा है, 11वां पद, तो 11, यहां से a का मान आपके पास कितना है, -3 प्लस 11-1 इंटू 5/2। तो यहां से देखिए कितना आएगा, -3, 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा 10 गुणा 5/2। यहां से काट लो इसे, 5 दूनी 10, तो ये हो गया -3, 5 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 25। -3 है बच्चों, ये -3 है, -3 प्लस के 25 है तो कितने बचेंगे, 22। तो यहां से आपका जो 11वां पद वो कितना आएगा, 22। क्या आएगा, 22। तो देख लिया कौन सा ऑप्शन है आपका ए, तो यही आपका उत्तर होगा। तो बच्चों हमने इसका पहला क्वेश्चन समाप्त कर लिया है, जिसमें 15 क्वेश्चन थे, वो 15 मिनट के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, एपी दे रखा है आपको 3 1 -1 -3 का प्रथम पद और सारो अंतर बताना है। क्या पूछा गया आपको, प्रथम पद और सारो अंतर बताना है। तो देखिए, प्रथम पद निकालने के लिए आप जानते हो कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है वही आपका किसका मान होता है, प्रथम पद ही होता है, मतलब ए का मान होता है। जैसे ए का मान हो गया कितना आपका, 3। अब आपसे पूछा गया कि सार्व अंतर बताइए। तो सार्व अंतर का मतलब होता है बच्चों कि डी, सार्वंतर डी, इसका मान बताना दिया, क्या होता है कि दूसरे पद में से आपको पहला पद क्या करना है, कम करना है। मतलब ये तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो दूसरा पद कौन सा आपका 1, उसमें से कौन सा पद घटाना, पहला 3। तो प्लस का 1 है, माइनस के 3 है, तो कितने आएंगे, -2। तो आपका ए का मान तो कितना आ गया, 3, और डी का मान कितना आ गया, -2। तो ये बच्चों आपका आंसर थे, बस बिल्कुल आसान था, इतना ही तो पूछा गया आपसे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, अगला देखिए, अगला इसका दूसरा पार्ट, कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का हल मतलब मान ज्ञात करना, आपको इसका मान बताना है। तो सबसे पहले बताना है, बताओ बच्चों, साइन 60 का मान कितना होता है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, 1/2, और जब होल स्क्वायर तो इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। 1/2 का 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ तो बचे आएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। देखो बच्चों, जैसा कि मतलब 3/2 गुणा 3/2, स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार लिखो। देखो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 4।
4 में 4 का भाग 1 बढ़ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, प्लस 4 में 4 का भाग 1 बढ़ जाएगा, 1 को 3 से गुणा करोगे 3, तो 1 प्लस 3 को कितना हो गया 4, 4/4, तो आपके मान कितना आ गया 1। इसका मतलब आपका उत्तर कितना आएगा, ये 1 आएगा। तो यही आपका उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए, ये वाला एक शंकु है, डायग्राम से आपको बता देता हूं, बाकी आपको मैं डायरेक्ट भी बता देता। ये वाला हो गया, ये यहां से लेके ये तो इसकी क्या होगी त्रिज्या, ये वाली क्या है ऊंचाई। त्रिज्या मतलब आर का मान आपको कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई एच का मान आपको दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर। आपको ये वाली देखो, ये वाली ऊंचाई बतानी एल का मान, कि एल का मान क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था कि जब ये प्रश्नावली पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि तिर्यक ऊंचाई निकालते हो। तिर्यक ऊंचाई तो तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर क्या होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो यहां से देखना है, अब आपके पास एच का मान कितना है 8 का होल स्क्वायर प्लस 6, आर का मान कितना है 6, तो 6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64, 6 का कितना होता है 36, तो 64 और 36 कितना होता है 100, कितना होता है बच्चों 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो याद देख लीजिए, 100 का वर्ग 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो यहाँ से स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका एल का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला करते हैं। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र पूछा गया, आपसे सिर्फ सूत्र ही पूछा गया है। तो यहां से माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का, तो ये तो आपको याद ही होगा, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा में एच। तो ये हमारा किसका सूत्र होता है, माध्य ज्ञात करने का सूत्र। बस यही पूछा गया, जबकि एक नंबर में बिल्कुल आसान आपको सूत्र, तो ये आपसे एक नंबर में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, चाहे बहुलक का पूछ लेगा, माध्य का पूछ लेगा या माध्यक का पूछ लेगा, किसी एक का तो सूत्र आपको एक नंबर में जरूर पूछेगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला करते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आसान है, बस एक ही नाम में इसका उत्तर है। उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है कहलाता है। उस प्रेक्षण का मान बताना, मतलब माध्य बहुलक की या माध्यिका में कौन सा ऐसा है जिसका मान सबसे अधिक होता है जब तीनों का एक साथ निकाला जाए। तो याद रखना बच्चों, सबसे अधिक मान किसका होता है, तो बहुलक का होता है। किसका होता है, बहुलक का। आप जब किसका निकालोगे, माध्यक का मान निकालोगे, माध्यक का निकालोगे और बहुलक का निकालोगे, तो याद रखना इन तीनों में सबसे ज्यादा मान किसका आएगा, इस बहुलक का। जैसे मान लो इसका आ गया 55, इसका आ गया 55.5, 6 आ गया, तो इसका आएगा तो 56, इसका ऐसे आएगा कि पूरा पूरा 56 इस तरह आएगा। तो ये है कि ये सबसे ज्यादा मान किसका आता है, बहुलक का आता है, ये मैंने बताया है। तो ये आपका उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, ये बताना हमको। देखो मैं पूरा डिटेल में बता देता हूं, बाकी इसका उत्तर तो एक छोटा सा ही है। जैसे कितना आएगा 6 डिग्री का, कितने डिग्री का कोण बनाती है 6 डिग्री का। देखो आता कैसे है, मिनट की सुई, मिनट की सुई 1 घंटे में बच्चों 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। मतलब 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 बराबर 360। इसका मतलब 1 मिनट 60 मिनट नहीं 7 मिनट। तो यहां से 1 मिनट का निकालोगे जब भी, तो याद रखना यहां से 1 मिनट का निकालोगे तो कितना आएगा 360 बटे में 60, 0 से 0 करेगा 6 6 36। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। वो तो इस तरह आता है उत्तर आपका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछा गया है, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो बच्चों असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है, 0 होती है, शून्य होती है। जैसे समझिए, जैसे मान लो कि आपको यह कहा जाए कि आपको पहाड़ पे चढ़ना है, कहां चढ़ना है, पहाड़ पे। तो ये तो एक असंभव घटना होगी ना, पहाड़ पे चढ़ना है। इसका मतलब याद रखना, जब भी क्या पूछेगा एक असंभव प्रायिकता की घटना क्या होती है, तो याद रखना क्या होती है, शून्य होती है। क्या होती है,
शून्य होती है। याद रखना, एक असम घटना की प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अति लघुरात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपको। इसमें पहला है 1260 के अभाज्य गुणनखंड को घात के घातांक के रूप में लिखना है। आपके पास जो 1260 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे उसको घातांक के रूप में लिखना है। तो देखिए घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 1260 के। दो का भाग लगाइए, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 0। फिर दो का लगाओगे कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 एकम 2, कितना बच गया? 1। तो ये हो गया 5 दूनी 10। अब देखो इसमें किसका भाग तो नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 का। 3 एकम 3, एक बार गया। अब देखो 3 पंजो 15, दो संख्या में एक साथ भाग जाएगा तो उससे पहले टूटा भाग की बिंदु लगे 3 पंजो 15। अब लगाओ 3 का, 3 तिया 9, फिर एक बच गया 3 पंजो 15। अब 3 का तो नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 5 का। 5 एकम 5, सॉरी 7 पंजो 35। अब आएगा 7 एकम 7। तो 1260 को आप कैसे लिख सकते हो? तो आपके पास कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको ऐसे लिखोगे, 2 कितनी बार है? 2 बार, तो इसकी घात 2 हो जाएगी। 3 कितनी बार है? 2 बार, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी? 2। 5 कितनी बार? 1 बार। और 7 भी कितनी बार है? 1 बार। तो इनकी एक एक घात हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है? घातांक के रूप में। इस तरह लिखना आपको। बस यही उत्तर आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका दूसरा। यदि बहुपद 2 अक्षी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 है तो यहाँ पे के का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब आप समझना, शून्य का मतलब क्या कहा गया इसने? यहाँ पे आपको किसका मान दे रखा है? एक्स का मान। कितना दे रखा है? 3। इसका मतलब सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे कि आपको क्या दे रखा है? एफ एक्स बराबर क्या है? 2 अक्ष स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के दे रखा है। अब ये दे रखा है, इसका मतलब आपको अक्ष का मान कितना देगा? शून्य। अब शून्य तो अक्ष का मान ही होता है। यहाँ पे तो घात कितनी? 2। इसका मतलब इसका शून्य है। हमें एक शून्य दे रखा है और आपको क्या पूछा गया है? इसके क्या निकालना है? के का मान निकालना है। तो यहां से देखिए आपके पास अक्ष का मान, तो अक्ष का मान रखिए, तो यहां रखोगे 3, ठीक है। तो यहां होगा बराबर 2 गुणा 3 का होल स्क्वायर 3 प्लस के। तो यह होगा 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 9 प्लस 3 प्लस के। तो ये हो गया 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस के। तो यहां से होगा 9 दूनी 18 और 3 कितना हो गया बच्चों? 21 प्लस के। अब यहां से आपको क्या, चूंकि आप क्या करोगे? F0 F3 बराबर क्या होगा? 0। क्या मान लेंगे? 0, क्योंकि शून्य है। शून्य निकालने का जब हम शून्य के निकालते हैं इसको किसके बराबर करते हैं? 0 के बराबर करते हैं। ये 0 के बराबर हो गया। तो यहां से आपके पास क्या आएगा? 21 प्लस के बराबर 0। तो के को, इस 21 को उधर भेज दीजिए, प्लस का इधर किसमें जाएगा? माइनस में। तो आपके पास के का मान कितना आ गया? माइनस के 21। यही आपका आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा तो आप उसको एफ एक्स के बराबर ले लीजिए। मतलब ये क्या है? बहुपद के रूप में ले लेंगे और यहां से आपके बाद उसमें चर है, आपको शून्य दे रहा तो अक्ष का मान रखते जाइए और उसके बाद में किसके बराबर रख देंगे आप? 0 के बराबर। 0 के बराबर रखने के बाद आपके पास किसका मान आ जाएगा? के का मान आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 9 पेंसिल तथा 8 पेनों का मूल्य 54 रुपए है। तो इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखे। अर्थात आपको क्या कहा गया कि आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना। आपको इस रूप में इसको लिखना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम क्या मानेंगे? यहां पर मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य कितना बच्चों? मान लेते हैं x रुपए है। कितना? x रुपए। तथा एक पेन का मूल्य क्या है? y रुपए है। ठीक है। तो यहां से देखिए, अगर एक पेंसिल का मूल्य आपके पास कितना? x रुपए है, तो हमारे पास पेंसिल कितनी है? 9। तो इसका कितना हो जाएगा? 9x रुपए। अगर एक पेन का मूल्य y है तो 8 पेनों का कितना हो जाएगा? 8 रुपए। और टोटल मिला के ये कितने रुपए दे रहा है? इनका 54 रुपए। ठीक है। तो इसको देखो, इसको 54 को इधर ले आओ, ये हो गया 9x प्लस 8y माइनस के 54 बराबर 0। बस इसी रूप में आपको इसको लिखना है। यही आपका उत्तर है। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया है। जब DE समांतर BC है, अब DE समांतर BC है, यदि AE बटे EC बराबर 3/2 तथा AD बराबर 2.7 सेंटीमीटर है तो DB की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए, एक त्रिभुज दे रखा आपको,
ये वाला ए बी सी, और एक रेखा आपके पास कौन सी, यहां से डी और ई। आपको यह बताया गया बच्चों कि ये डी ई समांतर किसके, बीसी के। तो आपने थेल्स प्रमेय से पढ़ा है, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होती है, इनकी जो भुजाएं होती है उनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। पढ़ा है ना आपने थेल्स प्रमेय से। तो जब आपने पढ़ा है कि जब डीई समांतर है बीसी के, तो आप थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हो, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर, अर्थात ये होता है एडी बटे डीबी बराबर क्या होता है, एई बटे ईसी। अब यहां से देखो, एई का मान दे रखा आपको कौन सा, ये रहा 3, ईसी का मान आपको दे रखा है 2, और यहां से एडी का मान आपको दे रखा है 2.7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिख लो। तो अब आपको किसका निकालना, इसका मान निकालना है। तो यहां से देख लीजिए, एडी का मान आपके पास कितना है, 2.7, डीबी का मान आपको निकालना है, एई का मान 3, ईसी का मान 2। तो यहां से हम क्या कर देंगे, वज्र गुणन कर देंगे। तो ये वाला इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 डीबी बराबर 2.7 गुणा 2। तो यहां से गुणा कर लीजिए, तो यहां से कितना आएगा, तो मैं इधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 डीबी बराबर कितना आएगा, 7 दूनी 14 असल की 1 पॉइंट, 3 दूनी 6 और कितना होगा, 2 दूनी 4, एक कितना हो जाएगा 5। तो यहां से आएगा डीबी बराबर 5.4 बटे में 3, 3 का भाग लगाइए तो कितना आएगा, 3 एकम 3, फिर कितना बचेगा पॉइंट, फिर 2 बच गया तो कितना हो गया यहाँ पे 24 और 8 24। तो यहाँ से आपके पास डीबी का मान कितना आ जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर। तो यही आपका उत्तर है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि जब भी ये दोनों रेखाएं समांतर होती है, हम थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इस भुजाओं का अनुपात बराबर करके यहां से हमने डीबी का मान निकाल दिया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। बिंदु P 3 4 की अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। आपको इस बिंदु P की क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो याद रखना, जब भी आपको किसका पूछा जाए, अक्ष का पूछा जाए, तो आपको देखो ये तो होता अक्ष का और ये तो होता अक्ष का और ये किससे होता y का। तो आपको उत्तर किसका बताना है, y का। तो यहां से जो अक्ष की दूरी होगी ना, सॉरी मैं लिख दूं अक्ष की दूरी। तो यहां से अक्ष की दूरी होगी वो बच्चों कितनी होगी, 4। तो आपको उल्टा बताना है, जब अक्ष की पूछता तो आपको y की बताना है, और जब y अक्ष की पूछता तो आपको अक्ष की बतानी। जैसे देखिए, मैं एक इस द्वारा आपको ग्राफ के माध्यम से, हम ग्राफ से करते हैं उस तरह समझाता हूं। जैसे मान लो 1 2 3 4, यहां से मैंने लिया 1 2 3 4। तो देखो यहां से अक्ष से दूरी पूछिए, तो ये देखिए यहां पे कितनी है, अक्ष पे कितनी है 3, y पे कितनी है 4। तो दूरी तो ये वाली हुई ना, ये वाली देखो दूरी तो ये वाली हुई, क्योंकि यही तो हुई दूरी। तो यहां पे देखो कितना आएगा हमारे पास 3 4। तो ये तो हो गया कितना, अक्ष बराबर 3, और ये कितना हो गया, अक्ष बराबर 4। तो देखो इस अक्ष से दूरी पूछिए यहां से यहां तक, देखो ये वाली, तो ये कितनी है 4, ये वाली दूरी आपसे पूछिए, तो ये y बराबर कितनी है 4। तो ये y वाली होगी आपसे, कि यहां से आपको ये दूरी है ना ये वाली, ये कितनी है, तो आपने कितनी बतानी है 4, क्योंकि जो y वाला मान है वही आपका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर अगला करते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या का मतलब आपको क्या दिया गया है, एक जैसे आपको एक गोला दिया गया है, ये वाला एक गोला है, ठीक है, ये वाला, इसकी यहां तक त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको क्या पूछा गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। तो याद रखना, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते होंगे। गोले का, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया पिछली वीडियो, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों आपको सूत्र अवश्य याद रखना, क्योंकि परीक्षा में सूत्र भी पूछ लेता आपको 1 नंबर में, 4 पाई r स्क्वायर, यही होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहां से देखिए 4 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 14 गुणा 14, क्योंकि स्क्वायर लगा तो r को कितने में रखेंगे, 2 पर। तो यहां से काट लो, 7 दूनी 14, तो ये तो हो गया 88। 14 को 4 को 22 से गुणा करोगे 88, और ये इसको गुणा करोगे 14 दूनी 28। तो ये गुणा कर लो, 88 को आप 28 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, अंटे अंटी 64 असल की 6, अंटे अंटी 64 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 64 और 6 कितने होते हैं 70, 8 दूनी 16 असल के 8 दूनी 16 और 1 17।
तो कितना आएगा 4 6 7 दूनी 14 का चौका असल की 1, तो ये हो गया कितना आ गया आपके पास 2464 किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो क्षेत्रफल हमेशा कितना आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, इसकी वर्ग इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए ये वाला बेलन है, इसी आकृति का तो होता है बेलन, ठीक है, हो गया। आपको इसके आधार की त्रिज्या पूछी है, ये वाली आर का मान बताना है, कितना होगा। आपको ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, एच का मान दे रखा है 11 सेंटीमीटर, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो 2 पाई आर, एच बराबर आपको कितना दे रखा है 368 968 सॉरी 968 दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। आपके पास तो 2 पाई आर एच होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है 960 968, तो यहां से क्या आएगा 2 पाई आर एच बराबर 968। ठीक है, यहां से देखो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान तो आपको निकाला, लेकिन एच का मान आपके पास कितना है 11 बराबर 968। तो यहां से देखो जो नीचे वाला है ये किसमें है गुणा में, इधर भाग में, इधर किसमें जाएगा गुणा में, और जो ऊपर वाले गुणा में वो किसमें चले जाएंगे भाग में। तो ये हो गया 968 गुणा 7 बटे में आ गया 11 गुणा 2 गुणा 22। जरा इसे काट लीजिए, 11 के फाड़े से करता है क्या, 11 11 8 88, 11 8 88, तो 9 से 90, फिर 8 फिर 11 8 88, फिर देखो 22 से काटे 22 एकम 22 22 चौका कितना होता है 88, फिर यहां से काटोगे 2 से, ये कट गया 4 बार, तो आपके पास आर बराबर आ गया 4 गुणा 7, तो कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी आपके पास 28 सेंटीमीटर। कहीं गलती तो नहीं कर दी हमने, सही तो है ना 28। जरा देखिए काटने में गलती कर दी है कि 4 बार, सॉरी ये बच्चों कितनी बार आएगा 4 बार, 22 चौका 88 होता है ना, तो इसका मतलब 4 बार, और 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2, और यहाँ आ जाएगा आपके पास कितना 14 सेंटीमीटर, ये आएगा उत्तर आपका। तो ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, बस काटने और कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका 8वां, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे मैं एक वर्त बनाता हूं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन अगर डायग्राम के माध्यम से सीखा जाए ना तो बिल्कुल ही आसान हो जाता है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं। ये हो गया वर्त का केंद्र, तो ये कि देखो क्या होती है वर्त की त्रिज्या, ठीक है, इन दो वर्त की त्रिज्या ये ओ ए बी, वर्त की त्रिज्या के जो मध्य की जो दूरी होती है ना, ये वाली ये त्रिज्या की जो मध्य की दूरी होती है, ये बच्चों क्या कहलाती है चाप कहलाती है, चाप। और आप जानते हो चाप की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर एच 2 पाई आर थीटा बटे में 360 डिग्री होता है। तो ये चाप की क्या होती है लंबाई होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360। यहां से देखो आर का मान आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको क्या लिखना है, चाप की लंबाई, आपसे क्या पूछा गया चाप की लंबाई पूछा गया है, तो क्या होती है 2 पाई आर थीटा बटे में 360। और ये जो कोण है चाप वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। कितने डिग्री का बनाती है 60 डिग्री का। तो यार मान रख दीजिए, क्या आएगा 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर का मान 14 गुणा 60 थीटा का मान 60 बटे 360, 0 से 0 ये कट गया 6 6 36, ये कट गया 7 दूनी 14। तो आपके पास ऊपर बचा 2 गुणा 22 गुणा 2 बटे में 6। देखो ये कट रहा है तो कितने में कटेगा 3 पर, तो ये हो गया 22 दूनी 44 बटे 3, कितना है किस में दे रखा आपको सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो चाप की लंबाई है वो सिर्फ सेंटीमीटर में आती है, तो आप यही छोड़ देना। अगर आगे निकालना चाहो तो पॉइंट में भी आ जाएगा, तो आपको उत्तर यही छोड़ना, बिल्कुल सही उत्तर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। जैसे देख रहे हैं ये वाला क्या हमारे पास खंबा है, खंबा हो गया। अब ये खंबा है तो इसकी छाया कहां पड़ेगी, इसके सामने ये नीचे की तरफ ये छाया है,
अब देखो, अब ये तो है सूर्य, यहाँ क्या है सूर्य, सूर्य हो गया। अब ये सूर्य का देखो नीचे से तो देखेंगे हम, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तभी तो उन्नयन कोण बनता है, तो ये हो गया उन्नयन कोण इसका। ठीक है, ये कितना है, ये आपको ज्ञात करना कि ये कितने डिग्री का है। इस छाया की लंबाई आपको दे रखी है 2√3 मीटर, सॉरी 3 मीटर। तो यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, खंबे की लंबाई मानेंगे। सबसे पहले खंबे की लंबाई भी दे रखी है आपको कितनी, 6 मीटर, सॉरी मेरे को मैंने 6 मीटर। ठीक है, आपको क्या दिखाना, थीटा का मान दिखाना। तो सबसे पहले मानेंगे, माना उन्नयन कोण थीटा है। कोई दिक्कत है यहां से। अब देखो ये कौन है, लंब, ये 90 डिग्री होता है ना, इसके जेड सामने वाला कर्ण होता है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार किसका होता है बच्चों, तो टेन का होता है। तो यहां से आप लिखोगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से टेन थीटा का मान तो आपको निकालना है, लंब का मान आपके पास कितना 6, थीटा का मान आपके पास कितना है 2√3। देखो 2 से कट रहा है, ये कट कितने में कट गया 3 बार। तो यहां से आएगा थीटा बटे 3/√3। तो इसका क्या करेंगे, परमेयकरण करेंगे। हम क्या बोलते हैं परमेयकरण, तो यहां लिखोगे परमेयकरण करने पे, परमेयकरण, परमेयकरण करने पर, तो यहां से करो तो क्या आएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं, परमेयकरण करोगे तो होगा टेन थीटा बराबर, परमेयकरण करोगे तो 3/√3। तो ऊपर भी √3 की गुणा कर दो और नीचे भी क्या करोगे बच्चों, √3 की गुणा कर दो। अब ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाला होगा 3√3 और नीचे याद रखना √3 को √3 से गुणा करते हो तो कितना आता है 3। तो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया आपके पास √3। तो यहां से आपके पास टेन थीटा बराबर कितना आ गया √3। और टेन में √3 किसका मान होता है, तो टेन 60 का मान होता है। तो यहां से आपका क्या आएगा, टेन थीटा बराबर टेन 60। तो 10 से 10 कट गया, तो यहां से थीटा का मान कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। ये कितना आएगा आपके पास 60 डिग्री आएगा। तो यही आपका उत्तर है। तो बिल्कुल आसान था, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या हमें पूछा गया। तो डायग्राम बना लोगे ना तो उससे आसान हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव की पुल तक पहुंचने की में कितनी दूरी तय करनी होगी। देखिए जैसे मान लेते हैं ये वाली हमारे पास यहाँ नदी है और नदी से ये मान लेते हैं इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है। ठीक है, अब ये नदी है, ये वाली नदी, और ये नदी पे क्या है, एक पुल बना हुआ है। ठीक है, इस पुल से, अब देखो बच्चों, पुल से आप देखोगे ना ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से जब नीचे की तरफ देखते हो ना, ऊपर से जैसे नीचे की तरफ, तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। जैसे ऊपर से आप नीचे की तरफ देखोगे, इसकी तरफ, नाव की तरफ, तो आपके पास कौन सा बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ये कितना है, अवनमन कोण 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया गया आपको, 30 डिग्री दिया गया। कितना डिग्री दिया गया, याद रखना, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हो तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है, और नीचे से ऊपर की तरफ देखते हो तो उन्नयन कोण बनता है। तो हम देखो पुल से ऊपर से देखेंगे तो इसने बोला ये नाव, क्या है, नाव। इस नाव को ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये क्या है, कौन सा कोण बनाएगी, अवनमन कोण बनाएगी। और इसका मतलब देखो, इस जिसने पूछा कि यहां से लेके, इस पुल से लेके और यहां तक की जो दूरी है वो बतानी इस नाव की, कि पुल से लेके इस नाव तक की, यहां से नाव चल रही है और ये पुल तक की तरफ इधर से आ रही है नाव, चलती चलती यहां तक पहुंचेगी ना, तो वो दूरी बतानी कितनी है। इसका मतलब आपको 20 मीटर ऊंचे पुल की लंबाई कितनी दे रखी है, आपको 20 मीटर दे रखी है। यहां से ध्यान से देखना बच्चों, ये जो आकृति, ये किसकी आकृति बन रही है, देखो जेड आकृति। तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 30। क्योंकि जो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा, एकांतर, और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या मानोगे, माना किसकी दूरी पे कितनी दूरी तक, नाव की, माना नाव की दूरी, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं, सही से लिख नहीं पाया, एक बार देखो फिर से लिखेंगे इसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना नाव की पुल तक दूरी अक्ष मीटर है। मान लिया हमने, तो ये दूरी कितनी होगी हमारी, अक्ष मीटर होगी। अब देखो सबसे पहले आपको देखना है ये क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। तो लंब बटा आधार किसमें लगता है, टेन में। तो यहां से आप क्या लिखोगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
तो यहां से आपको टेन थीटा का मान दे रखा है। थीटा का मान आपके पास कितना है 30 डिग्री, लंब का मान आपके पास 20 है और आधार कितना आपके पास अक्ष। टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 20/अक्ष। अब वजन गुण कर दो तो इधर करोगे तो ये क्या आएगा अक्ष बराबर 20√3 मीटर। तो आपके पास दूरी कितनी आएगी, माना नाव की पुल तक की दूरी कितनी आएगी 20√3 मीटर। तो ये अच्छे से समझ में आया आपको। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है, जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, अवनमन कोण दिखाई देगा, और नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको उन्नयन कोण दिखाई देगा। तो ये आसान क्वेश्चन था जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।